नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज सैनी अभ्यास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दोस्तों आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो मनोविज्ञान है उसके संदर्भ में आपको आज मैं मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिचय देने जा रहा हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये जो क्लास है आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों सर्वप्रथम विदित होगा कि अपन जब मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है वो उसका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके संदर्भ में कई तरह के मत, कई तरह की बातें आती है। लेकिन अगर अपन इस विचारधारा को एक उच्चतम लेवल पर लेके जाएं तो आप देखोगे कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम जो विषय बना वो किससे बना? दर्शन शास्त्र से। किससे बना दोस्तों? दर्शन शास्त्र से। तो अब देखिए, दर्शन शास्त्र में क्या होता था कि जो हमारे प्राचीन विद्वान थे अतीत में दर्शन के द्वारा स्टडी करते थे, उनकी जो सोच होती थी, उनका जो विचार होता था, उसी को अपन दर्शन मानते थे। तो देखो, दर्शन से ही, यानी ये जो दर्शन शास्त्र है, इसी से मनोविज्ञान अलग होकर एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित हुआ है। यानी मनोविज्ञान किससे अलग हुआ दोस्तों? दर्शन शास्त्र से। ठीक है। तो अब बात ये उठती है कि मनोविज्ञान के संदर्भ में कि इसको अलग किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, इसके संदर्भ में भी कई मत है, लेकिन अपन जब मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिचय करते हैं तो कुछ बातें उठकर आती है कि सबसे पहला इसमें जो रूप आता है वो ये आता है कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान के जनक किसे माने। तो जब बात आती है कि मनोविज्ञान का जनक, तो मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? अरस्तु को। किसे माना जाता है? अरस्तु को। यानी अपन जब भी प्रश्न आएगा कि मनोविज्ञान का जनक कौन है तो अपन किसको मानेंगे? अरस्तु को। इसी प्रकार से अगर प्रश्न आए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, किसका? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो इसके अंतर्गत अपन क्या लिखेंगे? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाएगा? प्लेटो। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाएगा? विलियम जेम्स को। अब देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाएगा? विलियम जेम्स को। दर्शन शास्त्र प्लेटो से रिलेटेड है, इसलिए मैंने प्लेटो का जिक्र कर दिया था। अब अगर पूछा जाए कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक, तो किसे माना जाएगा? विलियम जेम्स को। किसको माना जाएगा दोस्तों? विलियम जेम्स को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि देखो, मनोविज्ञान किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र से अलग होकर बना है। ठीक है। अब जब बात आती है कि भाई मनोविज्ञान को दर्शन से अलग कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसको अपन 1600 ईस्वी के आसपास मानते हैं, 1590 के अंतर्गत, जो कि रुडोल्फ गायकले की बुक के अंदर भी इसका जिक्र है। और अपन मानते हैं, प्रश्न जब भी उठता है तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है साहब। और वैसे मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। अब जब बात आती है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रयोगों का जो रूप लेके आए थे वो कौन है, तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? विलियम वुंड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम वुंड को। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक रूप को सबसे पहले सामने लेके आए थे। अब इसके बाद में अपन जैसे ही अपन
ऊपर चलेंगे तो अपन इसमें क्या जिक्र करेंगे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग नगर में थी। कहा थी? जर्मनी के लिपजिंग नगर में। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के लिपजिंग नगर में थी। इस प्रयोगशाला में विलियम वुंट ने किस पर अध्ययन किया था? विलियम वुंट ने चेतन मन, अब आप लोगों को अभी ये भी बता दूंगा कि चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन मन क्या होता है। तो विलियम वुंट ने चेतन मन पर अध्ययन किया था। किस पर अध्ययन किया था? चेतन मन पर अध्ययन किया था। देखो, जब मनोविज्ञान का अपन इतिहास पढ़ रहे हैं तो अपन लोगों को 2 तारीख याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, और वो तारीखें कौन कौन सी है? एक तो 1879 और एक तारीख हो गई अपनी 1690। ठीक है, एक तारीख हो गई अपनी 1590। 1879 और 78, यानी ये जो 2 तारीख है 1590 1690, इनके दरमियान मनोविज्ञान में काफी परिवर्तन आए थे। जैसे अगर अपन बात करें 1590 की, तो इसी दरमियान दर्शन शास्त्र व मनोविज्ञान का अलग होने का रूप प्रारंभ हो रहा था, जो रुडोल्फ गायकले के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? रुडोल्फ गायकले के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? रुडोल्फ गायकले। और 1879 में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी के लिपजिंग नगर में। किसने करी थी? विलियम वुंट ने। अब बात आती है कि विलियम वुंट का शिष्य कौन है। तो विलियम वुंट का शिष्य कौन है दोस्तों? विलियम वुंट, जो कि चेतन मन के जनक माने जाते हैं। अब देखिए, विलियम वुंट, अपन बात करते हैं भाई, जैसे मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक है। अब इस इंसान के अंतर्गत इस मस्तिष्क के 3 रूप माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अब विलियम वुंट है, विलियम वुंट ने क्या बोला कि चेतन मन कितना परसेंट है? 90%। कितना है? 90%। आप याद रखिएगा, जब भी आप मनोविज्ञान पढ़ोगे तो आपको इस रूप में सिगमंड फ्राइड और विलियम वुंट, इन 2 विद्वानों को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अपन मनोविज्ञान का पूर्ण इतिहास जान पाएंगे। क्योंकि चेतन मन का जनक किसको मानते हैं अपन? विलियम वुंट को। बाद में इनकी परंपरा को आगे लेके कौन गए थे? टीचनर गए थे। इन्होंने क्या बोला था कि मानव का जितना भी मन है, उस मन का 90% भाग क्या है? चेतन है। फिर इन्होंने क्या बोला था कि अचेतन का मतलब समझते हो ना आप? अनकॉन्शियस माइंड। जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कितना? 10%। ठीक है, इसमें सिमिलरली अपन 0 पॉइंट कुछ पार्ट मान के इसको अपन किसमें ले लेते हैं? अर्धचेतन रूप में। किसमें ले लेते हैं? अर्धचेतन रूप में, जिसका भी यहाँ परसेंटेज दोनों में कॉम्बो पाया जाता है। अब देखिए आप, विलियम वुंट ने इस प्रकार से हमारे मन को डिवाइड किया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं
सिगमंड फ्राइड की। यह देखिए दोस्तों, अपन सिगमंड फ्राइड को बीच में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने, जैसे विलियम वुंट ने चेतन मन के जनक है, सिगमंड फ्राइड किसके? अचेतन मन के जनक, अचेतन मन के जनक। इन्होंने चेतन वाक को कितना माना था? सिर्फ 10% माना था। उसके बाद में अचेतन वाक को कितना माना? 90% माना। यानी कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को इन्होंने 90% माना, उन्होंने कॉन्शियस माइंड को कितना माना था? सिर्फ 90% माना था। और अर्ध चेतन भाग को कितना माना इन्होंने? ओनली फॉर 0 कुछ परसेंटेज, जिसको अपन इन दोनों में कॉम्बो मान सकते हैं। अब देखिए, जब आप बात करोगे मनोविज्ञान के इतिहास की या मनोविज्ञान की विकास यात्रा की, तो दोस्तों अब अपन डायरेक्ट अपने आगे वाले टॉपिक पे आते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि किस विद्वान ने किस रूप में इसकी स्टडी की थी। तो मनोविज्ञान की विकास यात्रा, मनोविज्ञान की विकास यात्रा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि समय समय पे इंसान का रूप, इंसान का व्यवहार, इंसान के विचार, इंसान की सोच बदलती रही। तो इसी विकास यात्रा के क्रम में सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? आत्मा का। किसका विज्ञान माना गया? आत्मा। अब देखिए, आत्मा क्या होती है दोस्तों? भाई आत्मा, आत्मा के संदर्भ में सबसे पहली चीज ये है कि आत्मा का विज्ञान सर्वप्रथम किसने माना था? तो किसने माना था? अरस्तु ने। किसने माना था? अरस्तु ने सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन आता है याद रखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान माना था। किसका विज्ञान माना था? आत्मा का विज्ञान माना था। अब भाई बात ये उठती है कि आत्मा का मनोविज्ञान तो माना, लेकिन कब तक माना? तो आत्मा का मनोविज्ञान अरस्तु ने कब तक माना था? 16वीं सदी तक। कब तक माना? 16वीं सदी तक। यानी जब से अपन सदी का प्रारंभ कर रहे हैं, तो 16वीं सदी तक, प्रारंभ से लेकर 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी तक माना गया। भाई किसने माना था सर्वप्रथम आत्मा का मनोविज्ञान? अरस्तु ने माना था। अब देखिए आप, आत्मा क्या होती है? जब अपन बात करेंगे कि आत्मा, आत्मा दो प्रकार की होती है। एक तो सही आत्मा और एक गलत आत्मा। अब सही आत्मा कौन सी होती है और गलत आत्मा कौन सी होती है, उसके बारे में अपन बताएंगे। अब देखिए आप, ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के हाथ में क्या है भाई? एक प्लेट है। ये व्यक्ति क्या दे रहा है? दाना दे रहा है। अब दाना किसको दे रहा है? ये बतख को दे रहा है। और ये क्या? प्लेट। बतख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डक। और ये कौन है? नया, इसको क्या कह रहे हैं अपन? अरस्तु। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, मान लीजिए कि ये दाना खिला रहा है, ठीक है, इसको अपन सही मानेंगे। और एक व्यक्ति वो है जो, मान लीजिए कि इसके हाथ में क्या है भाई? मान लीजिए इसके हाथ में एक लकड़ी है और ये किसी भी पक्षी या जीव को लकड़ी से क्या कर रहा? मारने की कोशिश कर रहा। तो ये कैसा है? गलत। यानी सर्वप्रथम आत्मा की स्टडी की गई कि व्यक्ति की किस प्रकार की सोच रखता है। जैसे ये दाना डाल रहा है तो ये सही आदमी है, ये लकड़ी दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है, तो इसको अपन कैसा आदमी मान रहे हैं? गलत आदमी। यानी उसका आत्मा, मन और चेतना, भाई इनका मिक्स रूप था उसके व्यवहार का अध्ययन करना, और वो व्यवहार को ही आत्मा के रूप में देखते थे और उसी को बताते थे कि ये सही आत्मा है, ये गलत आत्मा है। अब देखिए, इसमें जो
तीसरी चीज ये है कि भाई आत्मा के रूप में मानने वाले विद्वान कौन कौन थे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में उसमें से सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब तक माना गया, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 17वीं से 19वीं सदी या 1900 के बाद में। तो आप क्या लिखोगे, 16वीं सदी तक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मा के विज्ञान मानने वाले कौन कौन विद्वान थे। तो आपको देखो याद करने का ट्रिक भी इसी के साथ में बता रहा हूं मैं। ये जो सही आत्मा वाला रूप है इसमें ये व्यक्ति खड़ा है, ये कौन है, अरस्तु। तो आत्मा के रूप में मानने वाले विद्वानों में कौन था, अरस्तु। दूसरा विद्वान देखो इसके हाथ में क्या, प्लेट। तो प्लेट से आपको याद क्या रखना, प्लेटो। फिर दाना किसको दे रहा, डक को। तो डक से क्या याद रखना आपको, डेकार्टे। ये लो साहब, ये तीनों विद्वान हो गए, अरस्तु, प्लेट से प्लेटो और डक से डेकार्टे। तो इन तीनों विद्वानों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना था, आत्मा का विज्ञान माना था, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से आत्मा का विज्ञान मानने वाले नहीं थे। तो इन तीन को दे दिया, चौथा डाल दिया, मान लीजिए थ्रोन्डाइक डाल दिया, या थ्रोन्डाइक की जगह प्रोम्पोलॉजी को नाम ले लिया, या और किसी विद्वान का नाम ले लिया। तो आपको केवल आत्मा का विज्ञान के रूप में इन्हीं तीन लोगों के नाम याद रखने हैं। अब देखिए अपन इसी क्रम में आगे चलते हैं, और जैसे ही आप आगे की तरफ देखोगे तो दूसरा जो आएगा अपना टॉपिक, उसमें क्या आएगा भाई, आत्मा का मनोविज्ञान मान लिया। अब आत्मा के बाद में किसको माना गया, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की विकास यात्रा में व्यक्ति के अध्ययन का विषय दूसरा किसे माना गया, मन को माना गया। किसको माना गया, मन। आपको पता ही है मानव का जो मन है उसकी तुलना किससे की गई है, पंछी के समान होता है मन। तो मन की जब स्टडी की जाती है, आप लोग सबसे पहले देखिएगा मन, मन का आधार कौन है, इंद्रिया। कौन है, इंद्रिया। इंद्रिया क्या क्या होती है भाई, अगर इंद्रियों की बात करें अपन तो आंख, नंबर पे आंख हो गई, फिर उसके बाद में त्वचा, कान, जिह्वा और देखो आंख, त्वचा, कान, जिह्वा और मुख, ये मुख्य रूप से अपनी 5 इंद्रियां मानी गई है। अब देखिए आप इसके अंतर्गत इसी रूप को पढ़ के व्यक्ति की स्टडी की जाने लगी कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो सबसे पहले जो मन का रूप है वो कब से कब तक माना गया भाई, तो भाई मन के रूप में मनोविज्ञान को स्टडी का रूप कब से माना गया, यानी 16वीं सदी तक। तो आपको मैंने बता दिया आत्मा का मनोविज्ञान माना गया था। फिर मनोविज्ञान को 16वीं से 17वीं सदी तक किसका मनोविज्ञान माना गया, सदी तक मन का मनोविज्ञान माना गया। किसका विज्ञान, मनोविज्ञान माना गया, मन का मनोविज्ञान माना गया। कब तक माना गया भाई, 16वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक। अब देखिए आप मन के रूप में स्टडी की जाने लगी, तो जैसे ही अपन मन के रूप में देखेंगे तो मन के रूप में अपन को कुछ चीजें दिखेगी इसमें, मैं आपको अभी बताता हूं, 1 मिनट। हाँ, मन का मनोविज्ञान माना गया। अब जैसे ही आप लोग देखोगे कि मनोविज्ञान की विकास यात्रा में ये मन वाली बात है, इसमें मन को कैसे समझा गया, तो यही अपन इसका जिक्र करेंगे। जैसे मान लीजिए आप आंख के रूप में स्टडी करनी है, किसके रूप में, आंख के रूप में। तो अब देखिए आप नंबर ए, नंबर बे, से और दे। अब भाई आंखें, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि व्यक्ति की आंखें सब कुछ बयां करती है। भाई मनोविज्ञान का मतलब क्या है, अपन व्यक्ति को पढ़ लेते हैं, व्यक्ति को रीड कर लेते हैं,
व्यक्ति की आंखें देख के उसके बारे में अपन विचार कर लेते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मनोविज्ञान को मन के अंतर्गत सर्वप्रथम उसकी आंखों से समझा जाने लगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए आप नंबर 1 में जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं, अब देखिए आप इस व्यक्ति की आंखें कैसी है भाई, बताओ। टेढ़ी। कैसी है? टेढ़ी। इसका मतलब क्या? व्यक्ति तिरछा देख रहा है। तिरछा देखने का मतलब समझते हो ना, व्यक्ति ताक झाक कर रहा है। तो इस प्रकार से स्टडी की जाने लगी कि ये कैसा देख रहा है, टेढ़ा देख रहा है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन अपनी तरफ नहीं है। इसमें क्या होता है, आंख बिल्कुल हीरे के बीच में आ जाती है यूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, और वो है तनी जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, व्यक्ति क्या कर रहा है, गुस्सा या क्रोध कर रहा है। तो इस प्रकार से वे अपन कई बार देखते हैं ना कि व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, जैसे वो भौहें खिंचती है, आंखें तनती है, तो अपन क्या समझ लेते हैं कि व्यक्ति का क्रोध का लेवल उच्च है। अब देखिए इसके बाद में व्यक्ति कई बार क्या करता है, आंखों को ऊपर की तरफ कर लेता है। आंखें उसकी कैसी हो जाती है, ऊपर की तरफ। तो इसको क्या कहते हैं, आंखें फेरना, यानी उपेक्षा का व्यवहार। अपन किसी से उपेक्षा करते हैं तो क्या करते हैं, आंखों को फेर लेते हैं। आप किसी के घर पे बार बार जा रहे हो, वो आपको मान लो बात करने का इच्छुक नहीं है, आपको तवज्जो नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा, आंखों को घुमाएगा। तो इसका मतलब आप समझ लेना कि वो आपकी क्या कर रहा, उपेक्षा कर रहा है। इसके बाद में अपन लास्ट पॉइंट में आपको समझने के लिए, अब मान लीजिए किसी ने बिल्कुल उसका जो आंखों का हीरा नीचे है, पलके यूं आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, शर्म। अपन देखते हैं ना किसी को शर्म से आंखें झुकना, यानी आंखों की बोहें नीचे आ जाना और हीरे का बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन होना, इसको क्या कहते हैं, शर्म। तो इस प्रकार से आंख की स्टडी की जाने लगी। इसके बाद में इसी क्रम में अपन किसकी करेंगे भाई, देखो जो नाक है, मुख है, इनका अपन मिला जुला सारा रूप किसमें ले रहे हैं, मुख के अंतर्गत ले रहे हैं। किसके अंतर्गत ले रहे हैं, मुख के। तो इसमें व्यक्ति की स्टडी किस प्रकार से की जाएगी, आप देखिएगा। अब बताइए ये व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, हंस रहा है, हंसना। देखो पूरे दांत दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, व्यक्ति पूरे जोर से हंस रहा है। फिर दूसरे पिक्चर में अपन क्या देखेंगे, इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। क्या कर रहा है, मुस्कुराना। देखो एक में तो क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंसना। दूसरे में क्या कर रहा, मुस्कुरा रहा है। इसमें दांत दिख रहे, इसमें दांत नहीं दिख रहा, केवल स्माइल दिख रही है। फिर अपन तीसरे में आएंगे, इसमें व्यक्ति क्या है, सामान्य, न हंस रहा है न मुस्कुरा रहा है। तो ये अपन मन का रूप कैसे पढ़ रहे, मुख के द्वारा। कैसे पढ़ रहे, मुख के द्वारा। फिर अपन इसमें आते हैं, जो इसका चौथा रूप है, इसमें अपन क्या देखेंगे कि व्यक्ति कैसा है, उदास है। कैसा है, उदास। तो इस प्रकार से मन के द्वारा अपन व्यक्ति की स्टडी करके ये पता कर सकते थे कि व्यक्ति हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, गुस्से में कैसे है। तो इन इंद्रियों के द्वारा, जैसे भौहें तनना, आंखों में भी केवल अपन किसी को स्टडी करना चाहे, किसी को पढ़ना चाहे, तो आंखें और मुख ये दो ही काफी होते हैं। लेकिन एक नाक होता है, इसका भी एक रोल होता है, कान होते हैं, इसका भी एक रोल होता है। कई बार व्यक्ति गुस्से में होता है तो आप देखना उसका नाक है बिल्कुल सिकुड़ जाता है, कान है उसके एकदम से तन जाते हैं। लेकिन मोटे रूप से अपन स्टडी करें त्वचा का तनना, इनका सबका, तो मोटे रूप से व्यक्ति को पढ़ने के लिए अपने पास में केवल मुख और आंखें, ये दो ही पर्याप्त होती है। इन्हीं से अपन स्टडी कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान को 16 से लेकर 17वीं सदी यानी 100 साल तक केवल किसके रूप में स्टडी किया गया, मन के रूप में। अब देखिए अपन आगे चलेंगे, मन के बाद में अब मन के रूप में स्टडी करने वाले विद्वान कौन कौन थे। तो मन के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्वान कौन कौन थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आत्मा के रूप में कौन कौन थे, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। तो मन के रूप में मानने वाले मन के रूप में मनोविज्ञान को मानने वाले कौन कौन थे भाई। अब देखिए इसमें अपन ये एक चित्र बना रहे हैं,
अब मान लीजिए ये मन है, भाई व्यक्ति का शरीर है ना, हरी भरी सब्जी से ही उत्तम रहता है। और मन भी कब चंगा रहेगा, जब वो हरी सब्जी खाएगा। तो अपन हरी, मैं याद कराने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो हरी सब्जी में मेन कौन है, पालक। अब पा से ये पा और ये लक। अब देखिए अपन पा से कौन हो गया, पाम्पोलॉजी। कौन हो गया, पाम्पोलॉजी। और लक से कौन हो गया, लोक। पाम्पोलॉजी और लोक। देखो मन को चंगा रखने वाले कौन कौन है, जिसमें पहली चीज कौन है, पालक। पालक में पा आ गया, पा से पाम्पोलॉजी, लक से लोक। दो विद्वान ये हो गए। फिर अपन लेते हैं बथुआ। भाई पालक भी हरा होता है, बथुआ भी हरा होता है। अब देखिए बे से कौन है, ये बे, इस बे से कौन हो गया, बरकली। कौन हो गया, बरकली। और थे से कौन हो गया, थॉमस। अब सीधा से स्पष्ट हो गया ना भाई, पाम्पोलॉजी, लोक, बरकली और थॉमस, इन्होंने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना था, मन का विज्ञान माना था। आत्मा का विज्ञान किसने माना था, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने। आत्मा का मनोविज्ञान कब तक माना गया था, 16वीं सदी तक। मन का मनोविज्ञान कब तक माना गया, 100 साल, यानी 16 से लेके 17वीं सदी तक। तो अपन इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नंबर 3 पे लेंगे अपन चेतना का मनोविज्ञान। चेतना के रूप में, यानी मनोविज्ञान की विकास यात्रा में अगला जो क्रम आया वो क्या आया, कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अब देखिए चेतना का विज्ञान कब से कब तक माना गया, आपको पता ही है 16वीं सदी तक तो आत्मा का, 16 से 17वीं तक मन का, और 17 से लेके 17 से 19वीं सदी तक, 17 से 19वीं सदी तक, अर्थात 200 साल, 200 साल किसका मनोविज्ञान माना गया, चेतना का। चेतना का मनोविज्ञान, चेतना का मनोविज्ञान माना गया। अब देखिए 200 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, जिसमें सिर्फ मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान माना गया, चेतना का। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि चेतना, चेतना देखिए आप, जब अपन वुडवर्थ की परिभाषा लिखेंगे परिभाषाओं में, तो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसको त्यागा था, आत्मा को। फिर किसको त्यागा था, मन को। फिर किसको त्यागा था, चेतना को। और वर्तमान में वो किसका मनोविज्ञान रह गया, व्यवहार का, यानी वर्तमान में वो बिहेव का मनोविज्ञान रह गया। तो चेतना के रूप में देखो 200 साल तक इसको स्टडी किया गया, और 200 साल चेतना। अब जैसे अपन बात करते हैं चेतना की, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि चेतना के 3 रूप होते हैं, जिसमें अपन नंबर ए पे लेते हैं चेतन, नंबर बे पे लेते हैं अपन अचेतन, और नंबर स पर लेते हैं अपन अर्ध चेतन। अर्ध चेतन। देखिए ये 3 रूप आ गए चेतना के। कितने आ गए, चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन। इस अचेतन को ही अपन अवचेतन भी कह सकते हैं। ये किसके रूप आ गए भाई, चेतना के। अब देखिए आप, जैसे ही अपन बात करेंगे चेतन, ठीक है, फिर बात करेंगे अपन अर्ध चेतन, फिर बात करेंगे अपन अचेतन। अब ये होता है क्या भाई, मैं आपको केवल एक एक शब्द में समझा रहा हूं, एक एक चित्र में समझा रहा हूं, आप बस नजर बनाए रखना और अपना ध्यान थोड़ा सा बोर्ड पे रखना, तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा। देखो चेतन किसे कहते हैं, मान लीजिए चाय की दुकान है 3, किसकी दुकान है, चाय की। 3 दुकान है और तीनों दुकान किसकी है, चाय की। अब देखिए यह लिखा हुआ है टी शॉप। क्या लिखा हुआ है, टी शॉप। क्या लिखा हुआ है, टी शॉप। अब मान लीजिए
ये एक आदमी है और ये क्या कर रहा भाई, आराम से गैस जल रहा है और इसके ऊपर क्या इसका तबेला है चाय का, और चाय बन रही है। और ये ग्राहक भी बैठा हुआ है इसके पास में और इसके हाथ में क्या है, एक कप, और ये क्या कर रहा है, चाय आराम से पी रहा है। अब देखिए आप दूसरी शॉप है, ठीक है, दूसरी शॉप में क्या हालत है, तवेली रखी हुई है और जो चाय बनाने वाला है वो क्या कर रहा है, सोया हुआ है। ठीक है, तीसरी में ये हालत है भाई कि ये तबेली है और इस तबेली को एक डॉगी क्या कर रहा है, चाट रहा है इसको। यानी चेतन में देखो चाय बन रही है, अर्ध चेतन में व्यक्ति सोया हुआ है, ठीक है, और अचेतन के अंतर्गत क्या है, बिल्कुल हालत खराब है, यानी कोई कुछ भी नहीं है और कुत्ता तबेली में मुंह मार रहा है। तो आप इन तीन रूपों से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको क्लियरता से आगे समझाता हूँ। देखो चेतन, इसका अपन अलग टॉपिक में बहुत बड़ा जिक्र करेंगे, फिलहाल मैं आपको यही बताऊं कि चेतन मन का जनक किसको कहते हैं, वुंट साहब को कहते हैं। इनके शिष्य कौन थे, टीचनर थे। इन्होंने मन का 90% भाग क्या माना था, चेतन है, और 10% भाग क्या माना था, अचेतन है। कितना, चेतन तो कितना माना, 90%, और अचेतन कितना माना, 10% भाग। ठीक है, इनके ठीक उलट अचेतन, अचेतन मन का जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड। और आपको शायद याद होगा या आप बता सकते हैं, सिगमंड फ्राइड के शिष्य का नाम क्या है, जूंग यूंग। क्या नाम है, जूंग यूंग। जूंग यूंग सिगमंड फ्राइड के शिष्य है, जबकि वुंट के शिष्य कौन है, टीचनर है। अब देखो जूंग यूंग ने सिगमंड फ्राइड की परंपरा को आगे लेके गया था ये, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन को कितना माना, 10% माना, और अचेतन मन को कितना माना, 90% माना। इनके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति की जो सोच है वो किसके समान है, किसके समान है भाई, जानवर के समान। किसके समान है, जानवर के समान। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार की सोच रख रहा है, बताइए, बिल्कुल व्यक्ति जानवर की जैसे सोचता है, यानी इसके लिए कोई रिश्ते अहमियत नहीं रखते हैं। ये 90% दिमाग को क्या मानता है, अचेतन, यानी केवल व्यक्ति अपने स्वार्थ में जीता है। व्यक्ति रिश्ते नाते होते हैं, उनमें कोई खास खास रिश्ते होते हैं, उन्हीं को समझता है, बाकी को बिल्कुल जानवर के तुल्य समझता है। तो सिगमंड फ्राइड ने 10% मन को चेतन माना था, उसी से वो सामाजिक रिश्ते निभा रहा अपने बहन परिवार, घर परिवार के। तो ये इस रूप में इन्होंने स्टडी किया था। मैं आपको आगे जो टॉपिक आएगा उसमें और डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इनको समझने के लिए वो 2-3 क्लासें भी कम पड़ेगी इनको समझने के लिए। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं और अब बात करते हैं अपन अर्ध चेतन मन की। देखो मैंने काफी जगह स्टडी किया और बताया भी है, लेकिन अर्ध चेतन के बारे में कोई भी स्पष्ट किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं है कि अर्ध चेतन रूप क्या होता है। क्या, तो मैं आज आपको यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि अर्ध चेतन किसको कह रहे हैं अपन। आप देखिए, आप भी काफी लोग शायद आपने पढ़ा होगा कि अर्ध चेतन अवस्था क्यों होती है, क्योंकि देखो चेतन अवस्था का मतलब तो आप समझ गए कि व्यक्ति उसमें एक्टिव होता है, रिश्ते समझता है, नाते समझता है। अचेतन अवस्था कौन सी होती है भाई, जिसमें व्यक्ति थोड़ी सी सोच जानवर के समान बना लेता है, तो उसको अपन अचेतन अवस्था कहते हैं। अचेतन अवस्था का मतलब हो जाता है जो व्यक्ति के विचारों में दबी हुई इच्छा है, यानी अपन से कोई बात कर रहा है, अपन उससे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत अपन उसके लिए क्या भाव रख रहे हैं अपने दिमाग में, अपने मन में, तो वो दमित इच्छाएं होती है ना, उसी को अपन
अचेतन मन के अंतर्गत मानते हैं। अब बात ये आती है भाई कि चलो चेतन का मतलब तो हो गया कि अपन सबको रिश्ते नाते निभा रहे हैं, चेतन अवस्था है। अचेतन का मतलब समझ गए, अपने दिमाग में जो पीछे बातें चल रही है या विचार दबे हुए हैं वो अचेतन है। लेकिन अर्ध चेतन अवस्था क्या होती है वो आपको मैं बताऊं। अर्ध चेतन अवस्था को समझने के लिए आप केवल ये एक चीज देख लेना, एक चित्र देख लेना। मान लीजिए ये एक खाट है, अब इस खाट पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या ले रहा है भाई, नींद ले रहा है। क्या ले रहा है, नींद। क्या ले रहा है ये ले रहा भाई नींद या निद्रा, नींद ले रहा नहीं है। तो इसी अवस्था को अपन क्या मानते हैं, निद्रा अवस्था को, अर्ध चेतन अवस्था। एक तो ये समझ में आ गया आपको। एक और चीज है, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने एकदम से अचानक किसी दूसरे व्यक्ति के खींच के चाटा मार दिया। क्या मार दिया, खींच के चाटा रसीद कर दिया। तो इसके बाद में इनका जो मन मस्तिष्क है वो 1 मिनट के लिए जिस अवस्था में जाता है उसी अवस्था को अपन अर्ध चेतन अवस्था कहते हैं। एकदम से शौक लगता है ना, झटका, अरे ये क्या हुआ, वही अवस्था कौन सी अवस्था मानी जाती है, अर्ध चेतन अवस्था। मैंने एग्जांपल दे दिए, निद्रा अवस्था। दूसरी चीज है कि चाटा लगने के बाद में जो स्थिति होती है दिमाग मस्तिष्क की, उन दोनों अवस्थाओं को अपन अर्ध चेतन अवस्था में रख सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद में अपन आगे चलेंगे और अपन क्या बताएंगे कि चेतना के रूप में मानने वाले विद्वान, चेतना के रूप में मानने वाले प्रमुख विद्वान। मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टे ने माना था। मन के रूप में ओम्पोलॉजी, लॉक, बर्कली, थॉमस ने माना था। अब ये कह रहे हैं कि चेतना के रूप में किन किन विद्वानों ने प्रमुख रूप से माना था। तो देखो मैं एक व्यक्ति बना रहा हूं, आप याद रखना, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम क्या है, वाइवस। इसके ये क्या है, जैम, एप्पल का जैम है ये। अब ये क्या भरेगा इससे, घूंट, और ऊपर से बारिश आ गई तो इसमें क्या आ जाएगी, सीलन। वापस से समझ लेना, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को आप नाम रख लेना इसका वाइवस। क्या नाम है, वाइवस। एक गिलास है जिसमें क्या है, जैम है, एप्पल का जैम। अब इससे क्या भरेगा, घूंट। लेकिन उससे पहले बारिश आ रही है हल्की हल्की, तो इसमें क्या आ गई, सीलन। देखो 4 चीजें हैं इसके अंतर्गत। एक तो व्यक्ति है जिसका नाम वाइवस है, हाथ में क्या, जैम है। तीसरी चीज है वो क्या भरेगा, घूंट। चौथी चीज है बारिश से क्या आ गई उसमें, सीलन। तो देखो इसमें चेतना के रूप में मानने वाले विद्वान कितने हो गए, 4। पहला विद्वान कौन हो गया, वाइवस। दूसरा विद्वान कौन हो गया भाई, जेम्स, से याद रखना, जेम्स, विलियम जेम्स। तीसरा विद्वान घूंट से याद रखना, वुंट। चौथा सीलन से याद रखना, सली। तो इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था, वाइवस, वुंट, जैम और सली, या वाइवस, जैम, वुंट, सली। तो आप लोगों को मैंने डायरेक्ट बता दिया कि आत्मा के रूप में किसने माना था, अरिस्टो, प्लेटो, डेकार्टे ने। फिर मन के रूप में किसने माना था, ओम्पोलॉजी, लॉक, बर्कली, थॉमस ने। फिर चेतना के रूप में किसने माना था भाई, वाइवस, जेम्स, वुंट और सली ने। तो इस प्रकार से अपन इनको 3 स्तर तक कर लेते हैं। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट वाला अपना, अब वो किसके रूप में माना जाएगा, व्यवहार के रूप में। तो ये नंबर दे, व्यवहार। भाई देखो मेरे से बहुत से लोगों को मैंने बताया था, तो कई लोग व्यवहार और आचरण को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो मेजरली प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन आचरण को व्यवहार मान लेते हैं और व्यवहार को ही आचरण मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि 19वीं
19वीं सदी के बाद में मनोविज्ञान की विकास यात्रा में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया। 19वीं सदी में किसका विज्ञान माना गया? व्यवहार का। अब देखना दोस्तों, केवल 20 साल बाद ही 1920 से आज तक, 1920 से आज तक मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? मनोविज्ञान को व्यवहार प्लस आचरण, मनोविज्ञान को व्यवहार व आचरण का विज्ञान माना गया। किसका? व्यवहार व आचरण का विज्ञान। देखो, मैकडूगल ने आचरण के संदर्भ में बहुत सी चीजें बताई थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर टाइटल के हिसाब से आएगा। अब देखिए आप, मनोविज्ञान का जो आचरण रूप है, कौन सा? आचरण का विज्ञान माना। अब मनोविज्ञान का जो आचरण का रूप है और व्यवहार का रूप है, वो दोनों देखिए आप। अब मान लीजिए आपके ये एक बूढ़ा आदमी है, कौन है? ये एक बुजुर्ग आदमी है। और ये एक लड़का है, कौन है? लड़का। अब देखो, ये लड़का क्या कर रहा है? पांव छू रहा है। क्या कर रहा है? पांव छूना। और ये क्या दे रहा है? आशीर्वाद। अब मेरे को बताओ, इसमें आचरण कौन कर रहा है और व्यवहार कौन कर रहा है? मेरे को पता, आप काफी लोगों ने आप सही जवाब दे दिया है। देखो, ये लड़का तो क्या पेश कर रहा? आचरण। और ये आदमी क्या कर रहा? व्यवहार। मैं सही कह रहा हूं या गलत बताओ? नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल आपको उलट बता रहा हूं। देखो, ये लड़का क्या प्रकट कर रहा? बताओ, ये लड़का क्या प्रकट कर रहा है? व्यवहार या आचरण? ये आचरण प्रकट कर रहा, और बड़ा आदमी क्या प्रकट कर रहा? व्यवहार, इसको आशीर्वाद देकर। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान की स्टडी की जाने लगी कि व्यवहार और आचरण क्या चीज होती है। अब देखिए आप, मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में स्टडी की जाने लगी इसकी, और डीपली तरीके से व्यवहार का रूप आपने देखा ही है कि जिस प्रकार से आज वर्तमान में थ्रोनडाइक, पावलोव, और उसके बाद में प्याजे, कोहलर, कोफक्का, ये अन्य आदि वर्तमान के जितने भी सारे विद्वान हैं, इनको अपन व्यवहारवादी मानते हैं। और व्यवहार वर्तमान में मनोविज्ञान किसका? व्यवहार के रूप में स्थापित हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास आपकी पढ़ाई में मदद करेगी, और इसी के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।